हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप अच्छे होंगे, सब ठीक ठाक। तो चलिए मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने ऑलरेडी ही इसके पिछले जितने भी चैप्टर था मैं उसको अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है ना। आई होप कि आप उस वीडियो को देख कर इस वीडियो के पास आए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया हूँ, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। 12th के लिए स्पेशल मैंने वहाँ पर लिख दिया हूँ 12th क्लास फिजिक्स। ठीक ना, जो मैं चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव 2023 जो बिहार बोर्ड होने वाला उसके लिए मैं बना रखा हूँ, आप जाकर चेक कर सकते हैं। मैं चैप्टर बाय चैप्टर अपलोड वीडियो को करता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हाँ, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नया है तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक जरूर करना, ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वरना फिर इस तरह से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अपने हाथ से खो दोगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना टाइम गवाए हो। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। आपका पहला क्वेश्चन कहता है करंट इलेक्ट्रिसिटी के कि टू इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर देन इट्स, कहता है कि एक पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। और ये कब हो सकता है इंक्रीज? क्या जब उसकी ठीक है ना एरिया शुल्ड भी इंक्रीज करते हैं, और बी ऑप्शन है क्या कि करंट शुल्ड भी इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है तब, या फिर करंट शुल्ड भी इंक्रीज मतलब करंट को बढ़ाएंगे, करंट को घटाएंगे, या एरिया को बढ़ाएंगे तब, या फिर ऑप्शन डी में है कि लेंथ शुल्ड भी इंक्रीज। देखिए आपको मैं बता देता हूँ, पोटेंशियोमीटर के अलावा अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको एक बात जरूर देखे होंगे। क्या देखोगे कि जब हम क्या करते हैं लेंथ को इंक्रीज करते हैं, तो लेंथ को इंक्रीज करने से क्या होता है, पोटेंशियोमीटर का जो सेंसिटिविटी होता है वो इंक्रीज होता आता है। ठीक है ना, हो जाता है। तो इसीलिए आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगी वो ऑप्शन में डी इज द राइट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका लेंथ शुड बी इंक्रीज देन टू इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। क्लियर। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, इसको ध्यान से समझिएगा। कहता है आपका कि एक करंट फ्लोज इन ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस 5 ओम हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 7 वोल्ट फॉर 20 मिनट। तो हीट प्रोड्यूस, कहता है कि एक वायर है, कंडक्टर है, जिसका 5 ओम रेसिस्टेंस दे रखा है। कितना? 5 ओम रेसिस्टेंस दे रखा है, और इसका जो क्रॉस जो पोटेंशियल जो डिफरेंस है ना जी वो 7 वोल्ट की, और 20 मीटर खातिर इसमें करंट को फ्लो किया जा रहा है। यानी कि आपका दे रखा किया, तो आपका दे रखा आर। क्लियर, आर दे रखा है 5 ओम। उसके बाद आपका दे रखा है कितना वोल्टेज दे रखा है, कितना 7 वोल्ट। और आपका दे रखा है टाइम कितना दे रखा है आपका 20 मिनट। तो 20 मिनट में कितना सेकेंड होगा जी? तो आपको क्या करेगा 60 से गुना, तब 1200 सेकेंड आ जाएगा। इसको चेंज करना पड़ेगा। तो पूछा कि हीट कितना प्रोड्यूस होगा, तो आपको फॉर्मूला होगा हीट बराबर फॉर्मूला होता है आपका क्या, आई स्क्वायर आर टी। लेकिन यहाँ पर तो आई नहीं है जी, तो अब क्या करिएगा आई के जगह आप लिख सकते हो ओम्स के नियम से V बट्टा आर। तो आई के जगह V बट्टा आर रखिएगा, तो V का स्क्वायर और आर का स्क्वायर हो जाएगा, और एगो आर सर काट जाएगा, तब बचेगा V स्क्वायर बट्टा आर इंटू टी। आप बोलिए क्या मेरा V नहीं दिया हुआ है 7? बोलिए क्या मेरा नहीं दिया हुआ है आर? और क्या बोलिए मेरा नहीं दिया हुआ समय? तो इसमें पुट करिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा जूल में। क्या आ जाएगा? जूल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? जूल में। और इस तरह से, लेकिन इसमें तो आपका आंसर किस में, क्लोरीन में है जी। क्लोरीन में है कि नहीं? तो जब ये क्लोरीन में है तो उस कंडीशन में आपको चेंज करना पड़ेगा, जो आएगा जूल। अब कितना आएगा मैं आपको बता देता हूं, देखिए कितना आएगा, देखिएगा। ठीक है ना, देखिए तो H बराबर आपका हो गया V स्क्वायर बटा आर इंटू टी। क्लियर, ये आपका हो गया। तो V कितना था 7 का स्क्वायर 49 करिएगा जी, और T कितना है 1200 है कि नहीं, गुड। आगे R कितना है जी, तो R आपका कितना 5 से काटिएगा इसको, तो कितना बार में कटेगा? ठीक है ना, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 240 आ जाएगा। अब 49 गुने 240 करिएगा, तो ये आपका जूल में इतना आपका क्या आ गया, आपका हीट प्रोड्यूस हो गया। लेकिन कैलोरी में दे रखा है ना, कैलोरी में तो आपको पता होना चाहिए कि एक कैलोरी जो होती है, एक कैलोरी में ठीक है ना 4.18 जूल होता है, समझे? तो इतना जूल में कितना कैलोरीन होगा, तो क्या देखिए, तो आपको इतना जूल में कैलोरी निकालना है, ये निकालना है जी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतना से खाली डिवाइड कर दीजिए आप, और का अगर आप इसमें इतना से डिवाइड कर देते हैं कितना 4.18 से, तो आपको इतना काटने के बाद आपका आएगा 28,313
पॉइंट समथिंग आएगा, क्लियर, यानी कि 28 13.6 समथिंग आएगा। तो सब लगभग में अप्रॉक्सिमेटली लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी को मार सकते हैं। और ये आपका पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2800 क्लोरीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका देखिए 3 में क्या कहता है, कहता है कि किलोवाट आवर किसका यूनिट है, किलोवाट आवर। तो ये हो गया किलो और ये वाट और ये आवर। तो पहले ये बताइए कि किलोवाट क्या है, तो ये शक्ति का है ना जी, शक्ति का। और आवर किसका होता है, टाइम का। तो पी टी किसका होता है, एनर्जी का, यानी कि डब्ल्यू बड़ा पी टी होता है। इसका कहने मतलब किलो वाट आवर, ये देखिए टाइम का हो गया और किलोवाट पावर हो गया। था पावर इंटू टाइम क्या मिलता है, वर्क। और वर्क क्या होता है, एक प्रकार की एनर्जी। दैट मीन्स किलोवाट आवर किसका सही मात्रक होगा, एनर्जी का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका इलेक्ट्रोवोल्ट पूछा है, ठीक है ना। कह रहा है इलेक्ट्रोवोल्ट इज द यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रोवोल्ट आपका पूछा, इलेक्ट्रोवोल्ट। तो इलेक्ट्रोवोल्ट किसका सही मात्रक होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोवोल्ट किसका मात्रक है। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन और 20 वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन का मात्रक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, कूलाम इंटू वोल्ट। तो कूलाम वोल्ट क्या होता है, अभी भी बोलिएगा सर ऊर्जा होता है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी U बराबर। तो U बराबर जब ये वाला होता है तो U भी क्या एक प्रकार की एनर्जी है। दैट मीन्स इलेक्ट्रोवोल्ट भी क्या है, आपका एनर्जी है। और आपको पता होना चाहिए कि जो एक इलेक्ट्रोवोल्ट होता है वो 1.6 गुने 10 के पर माइनस 19 जूल के बराबर होता है। आपको ये पता होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोवोल्ट किसका मात्रक हो गया, एनर्जी का। चलिए आगे देखते हैं। आपके क्या रखा आगे 5वां क्वेश्चन की ईएमएफ ऑफ सेल इज द मेजर्ड बाई, जो बैटरी होती है उस बैटरी के जो इलेक्ट्रोड होता है, क्लियर। और जब करंट को फ्लो नहीं किया हो गया सर्किट में, तब सेल के दोनों इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है उसके पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा जी, उसी को ईएमएफ कहते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल, ठीक है ना, व्हेन नो करंट फ्लो इन द सर्किट इज कॉल्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। समझे। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेल को किसके द्वारा मापा जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा ए, वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, कहता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज कंपेयर किससे किया जाता है, रेजिस्टेंस से, करंट की, पोटेंशियल से, ऑल ऑफ दीज सभी से। तो आपको पता होना चाहिए व्हीटस्टोन ब्रिज किसके जैसा बनता है, तो पतंग की जैसा बनता है, आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग फॉलो करते थे, बोलो पढ़े हैं कि नहीं, अब कहीं कहीं तो आप पढ़े किए होंगे। ये आ गया, तो ये आपको पता होगा कि इसमें सब रेसिस्टेंस के लिए देखा जाता है, किसके लिए, आपको ये रेसिस्टेंस के लिए देखा जाता है, पता है ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, व्हीटस्टोन ब्रिज जो कंपेयर रेसिस्टेंस से होता है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि व्हेन ए बॉडी चार्ज इट्स मास, जब एक बॉडी को चार्ज किया जाता है तो इसकी मास क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर होगा डी, मे बी इंक्रीज एंड डिक्रीज, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो सर सवाल बनता है कि सर इंक्रीज कब होगा, डिक्रीज कब होगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूं जानकारी के लिए, याद रखिएगा, आपका आ भी सकता है, ठीक है। तो देखिए कि अगर आप किसी भी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करिएगा, कैसा, अगर आप किसी भी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करते हैं तो पहले ये बताए कि इससे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा इस पर कि घटेगा। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए कि इसका इलेक्ट्रॉन घटेगा सर। ऐसे इसलिए क्योंकि बॉडी पॉजिटिवली तभी चार्ज हो सकता है जब अपना इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, और जब त्यागेगा तो पॉजिटिवली चार्ज होगा। और जब भी कोई बॉडी का इलेक्ट्रॉन हटता है तो समझो उसका मास भी हटता है। तो इस प्रकार से पॉजिटिवली बॉडी का मास घट जाता है, और नेगेटिवली बॉडी कब नेगेटिवली चार्ज होगा, जब इस पर इलेक्ट्रॉन आएगा, और जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस बॉडी के मास बढ़ेगा। समझे। तब पॉजिटिवली पूछे कि अगर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका मास घटेगा, नेगेटिवली बॉडी चार्ज है तो इसका मास बढ़ेगा, और अगर खाली बॉडी को चार्ज किया जाता है तो बढ़ेगा घटेगा। क्योंकि स्पेशल तो नहीं बोला है, क्योंकि उस बॉडी में कोई बढ़ भी सकता है, मतलब कोई नेगेटिवली भी चार्ज हो सकता है, कोई पॉजिटिवली भी चार्ज हो सकता है। इसीलिए आई होप कि आपको समझ में आ गई। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 का, कहता है एम्पियर आवर किसका मात्रक है जी, बड़ा आसान है, एम्पियर इनटू आवर। अच्छा एम्पियर का मतलब आई, आवर मतलब समय, आवर मतलब समय। तो आई टी किसका होता है, तब बोलेगा चार्ज का, तो चार्ज का मात्रा होगी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, गुड। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट। अब देखिए एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी जो क्या करे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे हीट में, समझे। तो हीट में इंड्यूस कौन करता है, कौन कन्वर्ट करता है, तो आपका राइट आंसर होगा डी, रेसिस्टेंस करता है। ऐसा रेसिस्टेंस क्या करता है, कंडक्टर का, कंडक्टर को हीट प्रोड्यूस कर देता है उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, समझे। तो इस बात को याद रखना कि आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका डी इज द राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 का, द रेसिस्टेंस
कहता है कि द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स, किस पर डिपेंड नहीं करता है। देखिए एक कंडक्टर का रेसिस्टेंस मटेरियल पर डिपेंड करता है। अगर आप चांदी के देख रहे हैं तो उसका रेसिस्टेंस कुछ और होगा, सबसे कम चांदी का होता है, फिर सोना का कुछ और, लोहा का कुछ और, कॉपर का कुछ और, सबका रेसिस्टेंस अलग अलग होता है। तो ये मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है। डायमेंशन तब कंडक्टर के डायमेंशन पर भी डिपेंड करता है। अगर कंडक्टर थोड़ा हमारा मोटा है, वो है क्लियर, और एक आपका बहुत पतला है, तो जो मोटा का जो रेसिस्टेंस होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू पतले, ठीक है ना, वायर के, क्योंकि पतला वायर जितना पतला रहेगा उसका, समझे, उसका रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा होता है। तो याद रखिएगा डायमेंशन पर भी डिपेंड करता है। तीसरा टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता, इस बात को याद रखना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन 11 में देखिए आपका क्या कहता है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का। तो आपको मैं जानकारी के बता दूं कि इलेक्ट्रिकल इंडक्टेंस कहते किसको है, कंडक्टेंस। तो आपको पता होना चाहिए जो कंडक्टेंस जो कहते हैं वो आपका कंडक्टेंस बराबर आपका फार्मूला जो होता है कंडक्टेंस बराबर, वो आपका बराबर जो फार्मूला होता है ना वो होता है 1/रेसिस्टेंस, मतलब रेसिस्टेंस के उल्टा को कंडक्टेंस कहा जाता है। तो रेसिस्टेंस को उल्टा, तो यहाँ पर इसका मात्रक निकलेगा तो 1/, इसका क्या लिखेगा, ओम, लिखिए कि नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे ओम, और इसको ओम को पलट दीजिएगा तो ओम बन जाएगा महो, ठीक है ना। और इसको महो का साइन होता है इस तरह से, देखिए ऐसे, या फिर आप लिख सकते हो ओम के थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं आप, ऐसे, सॉरी गलती हो गया, देखिए ऐसे लिख सकते हैं, देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं महो, ठीक है ना, महो, ये इसको पढ़ते हैं महो, पढ़ते हैं महो, क्या पढ़ते हैं इसको, महो, इसको महो पढ़ते हैं महो, समझे, ये महो हो गया। ये इसी का ऐसा ही मात्रा का आप लिख सकते हैं साइमेन, क्या लिख सकते हैं, साइमेन। तो आपको याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का जो मात्रक होता है वो महो होता है, ठीक है ना। ये आप इसको लिख सकते हैं आप ओम इनवर्स भी लिख सकते हो, ओम इनवर्स या महो या फिर साइमेन, ये सब इसका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का मात्रक होता है। इसलिए आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार बी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 में क्या कहता है, कहता है एस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का एस यूनिट क्या होता है। अब यहाँ पर सवाल बनता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है सर। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसे हम लोग सिग्मा कहते हैं वो 1/ρ के बराबर होता है, 1/ρ, ठीक है ना। कंडक्टिविटी जिसको हम लोग बोलते हैं 1/ρ के बराबर। यानी आपको मैं बता देता हूँ कि जो रो का जो रेसिप्रोकल होता है उसे कंडक्टिविटी कहा जाता है। और इसको अगर उसका मात्रक निकलेगा तो क्या आएगा, देखिए तो 1/ इसको लिखिएगा क्या जी, ओम मीटर लिखिएगा रेसिस्टेंस का। अब इसको पलट दो तो ओम का क्या बन जाएगा, साइमेन बन जाएगा कि नहीं, साइमेन, ये उसका बन जाएगा साइमेन। तो ये ऊपर जाकर इसको पूरा इसको लिख सकते हैं आप साइमेन, और नीचे पार में क्या लिखेंगे तो मीटर, तो आपका बन जाएगा कि नहीं इसका फार्मूला साइमेन पर मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कहता है द रिलेशन अमंग द इलेक्ट्रिक फील्ड करंट डेंसिटी एंड रेसिस्टिविटी। कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, करंट डेंसिटी और रेसिस्टिविटी में क्या संबंध है। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर जो फार्मूला होता है किसके बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर किसके बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर जो फार्मूला होता है वो आपका होता है रेसिस्टिविटी इनटू करंट डेंसिटी। आपको ये पता होना चाहिए, ये आपका फार्मूला होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इज द राइट। क्लियर। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है इसमें कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। अब इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी आपको पता है किसको बोलते हैं जी, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी हम लोग बोलते हैं रो को बोलते हैं, और रो बराबर होता है RA/L। तब इसका निकालिएगा मात्रक, तब क्या निकलेगा, तो R का मतलब रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस का लिखिएगा ओम, और एरिया तो एरिया का मीटर स्क्वायर, और नीचे लंबाई का मीटर, तो मीटर से मीटर काट दीजिएगा तो बचेगा ओम मीटर। यानी कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा, ओम मीटर। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 15 में क्या कहता है, इफ द इंक्रीज द टेम्परेचर इज इंक्रीज, यानी कहने का मतलब यदि टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है ना, अगर टेम्परेचर को हम लोग क्या कर देते हैं इंक्रीज, ठीक है ना, तो अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो एक मेटल का रेसिस्टिविटी क्या होगा, एक मेटल का रेसिस्टिविटी यदा है, एक मेटल का रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। तो आपको मैं बता देता हूं कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करिएगा जी तो आपको याद होना चाहिए कि आपका रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, और रेसिस्टेंस जब इंक्रीज होगा तो आपका रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज होगा। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन 16 को देखिए, जो कंडक्टिविटी है वो क्या बन जाता है, इन्फिनाइट बना जाता है। तो वह सब्सटेंस जो होता है वो किस तरह से बिहेव करेगा। बड़ा ही सुपरस्टार क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, याद रखिएगा।
अगर आप बताइए, अगर किसी भी आप सब्सटेंस की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करिएगा तो करंट उससे पहले बताइए कि फ्लो होगा कि नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि कंडक्टिविटी इंक्रीज होने से उसका रेसिस्टेंस बहुत कम नहीं लगता है, और रेसिस्टेंस कम नहीं लगने से करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होता है। मतलब कि करंट को रोकने वाला कोई भी प्रॉपर्टी उस मटेरियल में नहीं रहता है, तो एक सुपर कंडक्टर बन जाता है। समझे, एक सुपर कंडक्टर बन जाएगा आपका, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर उसका रेसिस्टेंस कमते जाता है और रेसिस्टिविटी भी कमते जाता है। तो याद रखिएगा, अगर आप जैसे जैसे कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते 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 इन्फिनाइट लेके चल जाइएगा, तो समझ रहे हैं आप, वो एक सुपर कंडक्टर की जैसा बिहेव करेगा। और कंडक्टिविटी जो होता है ना सुपर कंडक्टर, वो हमारा कंप्यूटर में जैसा लगाया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसका होगा जी, हाईएस्ट, सबसे ज्यादा। तो बताइए चांदी सबसे ज्यादा करता है कि नहीं। यस, तब का ए जी, ए इज द राइट आंसर। चांदी आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रखने वाला, चांदी के पास सबसे ज्यादा, इसलिए वह इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट भी सबसे ज्यादा करता है। ठीक है, चलिए सुपर कंडक्टर माना जाता है सिल्वर को। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी इज। देखिए मैं आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए कि आपका फॉर्मूला होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिव बराबर, ठीक ना, अल्फा बराबर फॉर्मूला आपका होता है ρ2 माइनस ρ1 बटा ρ1 इंटू T2 माइनस T1। ये आपका फॉर्मूला होता है किस चीज का भाई, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी का। तो यहाँ से आपसे पूछा है कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी किसकी होगी। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए, जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी जो होती है वो सेमी कंडक्टर के लिए होती है। तो सेमी कंडक्टर में जितने भी आते हैं वो सबके लिए नेगेटिव होते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। ठीक ना, सेमी कंडक्टर कार्बन है तो कार्बन के लिए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी होगी। और पॉजिटिव किसकी होगी सर, तो पॉजिटिव जो होता है वो आपका मेटल के लिए होता है। किसके लिए, मेटल। तो मेटल के लिए आपका पॉजिटिव होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, यानी कि सिल्वर गोल्ड कॉपर यहाँ से लगा के सबका पॉजिटिव होगा। सर अब जीरो किसका होता है, तो जीरो आपका एलोज का होता है, जो मिश्र धातु होते हैं ना उसके क्या होते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी जीरो होते हैं। क्लियर। और मेटल के लिए क्या होते हैं, पॉजिटिव, और सेमीकंडक्टर के लिए क्या होते हैं, तो नेगेटिव। आई होप कि आपको समझ में आ गया। क्लियर। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर कहता है कि एक फ्राइड किसके बराबर होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक फ्राइड में कितना कूलम होता है ये तो आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर 20 द राइट। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 96500 कूलम एक फ्राइड में। चलो अगला देखते हैं हम लोग 20 का क्या कहता है कि इफ द टेम्परेचर ऑफ एन इलेक्ट्रोड्स इज इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी विल बी क्या। अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग ठीक है ना इलेक्ट्रोड के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर कह रहा है कि इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज कर जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रोड को क्या कर दीजिएगा, इलेक्ट्रोलाइट को इंक्रीज कर दीजिएगा, ठीक है ना, टेम्परेचर उसके, तो यहाँ पर कंडक्टिविटी उसका इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। चलिए अगला देखिए, केस में क्या कहता है, एक केस में आपका कहता है कि ए वायर इज द रेसिस्टेंस आर, कहता है ए वायर इज रेसिस्टेंस आर, ठीक है ना, इज पुल टू द डबल इट्स लेंथ, तो इट्स न्यू रेसिस्टेंस। कहता है ना कि एक आर रेसिस्टेंस के एक वायर है और इसकी लंबाई मान के चलो भी एल है, और इसकी लंबाई को डबल कर देते तो नया रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये पूछा। तो आपको पता होना चाहिए, देखिए आपको मैं बताता हूँ, आपको पता होना चाहिए यहाँ पर एक कि अगर इसकी तार की लंबाई को दुगना कर दीजिएगा, तार की लंबाई एल डैश अगर आप इसको दुगना कर देते हैं, एल डैश आपका दुगना कर देते हैं पहले से, तो इसकी जो एरिया जो होगी ना जी वो आधा हो जाएगा। आपको ये पता होनी चाहिए, एरिया आधा, क्योंकि पतला को उसकी एरिया आधा हो जाता है। तो आपका आर डैश निकाले पूछा था ना, तो आर डैश निकाल लीजिए ना, बराबर आर ए बटा क्या लिखिएगा एल, बराबर हो जाएगा आपका आर डैश ए डैश बटा एल डैश, ठीक है, और आर डैश हम लोग को निकालना है। तो आर ए बटा एल बराबर हो जाएगा आपका आर डैश कितना हो जाएगा जी, आर डैश तो निकालना है आपका, ए डैश कितना हो जाएगा, पहलका के आधा बताए थे तो पहलका का आधा, तो यहाँ पे लिखिएगा आधा कर दीजिएगा ना जी। और एल डैश कितना हो जाएगा जी, एल डैश
तो एल डैश आपका कितना हो जाएगा, तो एल डैश जो आपका होगा यहाँ पर पहले का दुगना करा था, यहाँ पर 2l हो जाएगा। तो देखो एल से एल काट जाएगा था और ए से ए काट जाएगा, तो आर डैश क्या हो जाएगा, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो दो दूनी 4, यानी कि पहले से ही 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। क्लियर। चलिए अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है कि द वेट स्टोन ब्रिज इज नॉट सुटेबल टू द मेजर। कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 22 में कि 22 में आपका क्या रखा है कि द व्हीट स्टोन ब्रिज इज नॉट सुटेबल टू मेजर। किसको मापने के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज मतलब सहायता नहीं है, मतलब सुटेबल नहीं है किसके लिए। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कैसे सर, देखिए ये ना तो हाई रेसिस्टेंस को मापता है और ना ये लो रेसिस्टेंस को मापता है। क्लियर। ये बस व्हीट स्टोन ब्रिज एक प्रकार की मेथड, एक तरीका जो अननोन रेसिस्टेंस को निकालने का काम करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बोथ, ही किसी को नहीं मापता। चलो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है कि इन बैलेंस कंडीशन ऑफ द व्हीट स्टोन ब्रिज द करंट फ्लो इन थ्रू ए गैल्वेनोमीटर। बैलेंस में, किसमें, बैलेंस में ना आपका क्या रखा है कि इन बैलेंस कंडीशन व्हीट स्टोन ब्रिज द करंट फ्लो, ठीक है ना, थ्रू गैल्वेनोमीटर कितना। तो यहाँ पर आपका बोला वेरी हाई इन्फिनाइट और एफ बराबर वी बटा आर, और यहाँ पर एफ बराबर वी बटा नहीं, यहाँ पर आई होगा, गलती हो गया, आई बराबर क्या लिखेंगे वी बटा आर, और डी में आपका है 0, कितना 0। कहने कि बैलेंस की कंडीशन में व्हीट स्टोन भी जब बैलेंस रहता है तो गैल्वेनोमीटर से कितना करंट फ्लो होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि कोई करंट फ्लो नहीं होता, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो आपने पढ़े होंगे इसके बारे में तो सबको जरूर पता होगा कि जब बैलेंस होता है ना तो इससे कोई करंट फ्लो नहीं होता है, इतना बटे इतना, इतना बटे इतना लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा 0। ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे 24 में कहता है कि द वैल्यू ऑफ द आई इज आई, ठीक है ना, इज इन द फिगर। नीचे फिगर में देखो, आपको दिख रहा होगा फिगर, इस फिगर में आपको आई का मान निकालना है। देखिए यहाँ पर आई है, इसका मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर आपको केसीएल का नियम आपको पता होगा, जितना करंट अगर जंक्शन के पास पहुंच रहा है, ये जंक्शन है, जितना आपको करंट यहाँ पर पहुंच रहा होगा, क्लियर, उतना निकलने के बराबर होना चाहिए। मतलब इंटर करने की टोटल करंट बाहर करने की टोटल करंट के बराबर होता है। तो इंटर कौन कर रहा है, ये इंटर कर रहा है, ये इंटर कर रहा है, क्लियर, और फिर इसके बाद इंटर ये वाला कर रहा है। तो सबको जोड़ दीजिए, तो 7 + 5 + 2 बराबर हो जाएगा निकलने वाला का। तो निकल रहा है ये वाला और ये निकल रहा है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो 3 प्लस कितना हो जाएगा आई, तो यहाँ से आई निकाल लीजिए, तो टोटल मिलकर कितना हो गया 14, 7 × 5 = 12, 2 = 14, 14 में से 3 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा जी, तो 14 में से गया अगर 3 तो आपका कितना आ जाएगा 11, यानी कि 11 एम्पीयर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ए इज द राइट, समझ गया। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रखा है कि द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द फिगर को ध्यान से देखते हुए बताना है तुमको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका दे रखा है इस प्रकार से फिगर, तो इसको बनाना है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट का रेसिस्टेंस निकालना है। तो निकालें, तो इसको बनाने का तरीका आपको बताऊंगा कि ये वायर कनेक्शन प्रॉब्लम है। तो देखो यहाँ पर अगर वोल्टेज मान लो ये ए है यहाँ पर, तो इसके पास भी वोल्टेज ए होगा पॉइंट, और अगर इस तरह से इसमें तो कोई इसमें देखो इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं है रेसिस्टेंस, तो वोल्टेज यहाँ पर सेम जाएगा, तो यहाँ भी वोल्टेज ए मान लेते हैं। और यहाँ पर अगर वोल्टेज 0 वाला बी वाला है तो यहाँ पर बी भी होगा, और इस तरह से यहाँ भी कोई तार में कोई कनेक्शन नहीं, ना इंडक्टर ना कैपेसिटर किसी प्रकार से नहीं है, तो वोल्टेज का कोई ड्रॉप नहीं होगा, डायरेक्ट यहाँ पर सी के पास पहुँच जाएगा तो बी हो जाएगा। तो इस तरह से 2 पॉइंट बनता है, एक ए पॉइंट एक बी पॉइंट बनता है, और ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में एक रेसिस्टेंस है जो 10 ओम का है, फिर बी और ए के बीच में फिर एगो है जो 5 ओम का है, देख रहे हैं, और फिर एगो आपका ए और बी के बीच में फिर एगो 10 वाला है। इस तरह से आपका देखने को मिलेगा। देखो इस तरह से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, समझे। और इसको आपको सोल्व करना है, किस में आपको नजर आ रहा है बताइए, तो पैरेलल में है कि नहीं। तो पैरेलल के लिए सबको क्या करते हैं हम लोग, तो 1/RE बराबर क्या लिखिएगा 1/5 + 1/10 + 1/10 लिखिएगा 1/10 ऐसे, और 10 एलसीएम ले लीजिएगा कि नहीं जी। और जब 10 एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 और 2 4, 2 और 2 रुकिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ 5 दूनी 10, ठीक है। तो यहाँ पर एक, हाँ यहाँ पर हो जाएगा 5 में तो 2 हो जाएगा, और एक और एक कितना हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर हो जाएगा 4, ऊपर कितना हो जाएगा 4, क्लियर हो जाएगा 4, और 4 बटा आपका 10 हो जाएगा। तो इसको आप पलटिएगा तो कितना हो जाएगा जी 10/4, और काटिएगा तो कितना हो जाएगा 2.5 आएगा। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। क्लियर। चलो आगे देखते हैं। चलिए आप देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना, 26 का क्या कहता है कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर डिक्रीज, यानी कि टेम्परेचर क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है कंडक्टर का, देन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी क्या होगा। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, अगर आप कंडक्टर की टेम्परेचर को
क्या करेगा, डिक्रीज। तो याद रखिएगा उसका जो रिलैक्सेशन टाइम जो होती है, रिलैक्सेसिव टाइम जिसको हम लोग टाउ बोलते हैं, वो बढ़ेगा। और जब ये टाउ बढ़ेगा तो मोबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि मोबिलिटी म्यू बराबर आपका फार्मूला होता है, क्या होता है आपको पता है? तो होता है ई टाउ अपॉन मास। ये आपको होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे कहते हैं, ये आपका फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है? तो इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, क्योंकि अगर कंडक्टर की टेम्परेचर को कम करते हैं तो टाउ बढ़ता है, और टाउ बढ़ेगा तो उसकी मोबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि मोबिलिटी जो है वो टाउ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझे? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 27 में आपका कहता है ना कि द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब किसके लिए अल्फा जो होती है, ठीक है ना, हमेशा पॉजिटिव होती है। मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी किसकी पॉजिटिव? तो अभी हम जस्ट बताएं कि मेटल के लिए, तो मेटल के लिए क्या होती है? पॉजिटिव होती है, और सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव होती है। समझे? बोलो दिक्कत नहीं ना। चलो आगे, और इंसुलेटर का तो होता ही नहीं, जीरो के बराबर बोलो इसको भी। आगे 28 के देखते हैं। कहता है कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जिसे केसीएल भी कहते हैं, ठीक है ना, या पॉइंट रूल भी कहा जाता है इसे, किरचॉफ फर्स्ट लॉ को, ये ऑब्ज करता है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। मतलब केसीएल जो है किसके नियम पर फॉलो करता है, मतलब किस प्रिंसिपल पर ये कार्य करता है, ऐसे बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन ए में चार्ज, बी में मोमेंटम, सी में एनर्जी और डी में मास। तो देखिए आपको मैं तरीका बताता हूँ पहचानने के लिए, बड़ा ही आसान तरीका। देखिए केसीएल में क्या आता है, केसीएल के फर्स्ट मतलब केसीएल का मतलब किरचॉफ करंट लॉ। समझे? और करंट लॉ, तो करंट यानी कि आई बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलिएगा क्यू बटा टी। बोलिए। तो यहाँ केसीएल में आपका क्या आया? करंट आया, टाइम आया और चार्ज आया। तो यहाँ पर इस फर्स्ट लॉ में क्या आया? केसीएल में जी तो चार्ज, तो आपका ऑप्शन नंबर इज द राइट, चार्ज हो जाएगा। समझे? तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो होता है ना, वो चार्ज कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है ना, चार्ज कंजर्वेशन पर फॉलो करता है, उसके नियम पर। समझ में आ गया? चलिए, और दूसरा नियम क्या करा? किरचॉफ सेकेंड लॉ, जिसे केवीएल बोलते हैं, जिसे किरचॉफ वोल्टेज लॉ या लूप लॉ या मेश लॉ भी इसे कहा जाता है, ठीक है ना, सेकेंड लॉ किरचॉफ का। और ये किस लॉ पर किसके पर फॉलो करता है? तो देखिए केवीएल मैंने वोल्ट, मतलब किरचॉफ वोल्ट लॉ। तो वोल्ट बराबर क्या होता है आपको पता? तो V बराबर आपका होता है W बटा Q, और W को क्या बोलते हैं? तो W को हम लोग बोलते हैं एनर्जी। क्या बोलते हैं? एनर्जी। इसीलिए इसका सेकेंड लॉ जो है वो एनर्जी पर कार्य करता है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहता है? 30 में आपका कह रहा है कि ओम्स लॉ डज नॉट ओबे फॉर। ओम्स लॉ किसके लिए ओबे नहीं करता है, ठीक है ना, ओम्स लॉ किसके लिए ओबे नहीं। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 में। देखिए क्या कहता है? कहता है कि ओम्स लॉ डज नॉट ओबे फॉर। ओम्स लॉ किसके लिए फॉलो नहीं करता है? किसके लिए फॉलो नहीं होता ओम्स लॉ? पहला आपका ऑप्शन है ए इंसुलेटर, बी सेमीकंडक्टर, सी डायोड और डी इनमें से सभी। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा डी इनमें से सभी, यानी कि इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, डायोड के लिए ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए इन तीनों को कहा जाता है नॉन ओमिक कंडक्टर। इसमें कहता है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की फॉर्मूला क्या होता है? आपका ऑप्शन ए में कहता है ओमेगा अपॉन सी, और बी में कहता है सी अपॉन ओमेगा, और सी में कहता है, सॉरी बी में कह रहा था कि सी अपॉन ओमेगा, और आपका सी में ऑप्शन कर रखा ओमेगा इंटू सी, और डी में कर रखा है 1 बटा ओमेगा सी। तो देखिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स सी, इसके बराबर जो फार्मूला होता है वो 1 बटा ओमेगा सी होता है, याद रखिएगा। और ओमेगा के वैल्यू आपको पता ही होगा, यहाँ पर ओमेगा की जगह आप लिख सकते हैं 2 पाई एफ सी। तो ये भी आपका फार्मूला होता है, क्या होता है? 1 बटा ओमेगा सी। और एगो आपका जानते हो क्या होता है? एगो आपका होता है, ठीक है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसको बोलते हैं, ओके, ठीक है। और वो आपका होता है ओमेगा एल। वो क्या होता है आपका? ओमेगा एल होता है वहाँ पर ही। और यहाँ पर आपको रखिएगा 2 पाई, ठीक है ना, एफ
एल आ जाएगा यहाँ पर उस कंडीशन में, ठीक है। तो इस चीज़ों को आपको याद रखने की जरूरत है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है द रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर, आइडियल एमीटर का रेसिस्टेंस कितना होता है। तो आपको पता है इसमें शंट रेसिस्टेंस की आवश्यकता पड़ता है, बहुत ही छोटा रेसिस्टेंस। तो आइडियल बोलेगा तो कितना छोटा, तो बना तो नहीं है सबसे जीरो, इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जीरो। आइडियल एमीटर के लिए छोटा रेसिस्टेंस और लेकिन सबसे छोटा यहाँ पड़ता है, यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर जीरो। जीरो सबसे ज़्यादा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जितना कम रेसिस्टेंस होगा ना जी आइडियल रेसिस्टेंस आइडियल का, उतना ज़्यादा ये एमीटर बनने का कोशिश करेगा, ठीक है ना, आइडियल एमीटर बनने की कोशिश करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन 33 में देखते हैं क्या कहता है कि व्हेन टेम्परेचर ऑफ मेटल इंक्रीज द रेसिस्टेंस। देखिए आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी मेटल का एक प्रकार के कंडक्टर तो मेटल की टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टिविटी उसका भी इंक्रीज करेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। चलिए अगला क्वेश्चन 34 में आपका कहता है कि द रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर। देखिए आइडियल एमीटर का रेसिस्टेंस इन्फिनाइट होता है और आइडियल एमीटर का रेसिस्टेंस क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए जीरो होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका ये पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है आपका कि द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस, रिएक्टेंस का यूनिट क्या होता है। देखिए रिएक्टेंस दो प्रकार का होता है बॉस, पहले हम बता देते हैं। रिएक्टेंस आपका ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो। एक आपका होता है क्या, एक आपका होता है इंडक्टिव, क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है ना, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सएल। और एक होता है आपका, और दूसरा आपका होता है, ठीक है ना, दूसरा होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसे हम लोग एक्सी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और ये आपका रिएक्टेंस बोले चाहे इंडक्टिव रिएक्टेंस बोले चाहे तो आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोले, और एक और होता है आपका इम्पिडेंस, ये दिन में से कोई भी बोले, तो सब का जो मात्रक होता है ना जी, उस सब का ओम होता है, सब एक रेसिस्टेंस की जैसा बिहेव करता है सब के सब। देखिए आपको जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, अगर आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात कर रहा है तो वह इंडक्टर का रेसिस्टेंस कहलाता है। अगर आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोल रहा है तो वो कैपेसिटर का रेसिस्टेंस कहलाता है। और अगर इम्पीडेंस आपको कहे तो ये जो इम्पीडेंस जो होता है वो एलसी और सर्किट का रेसिस्टेंस होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट, ओम। सबका जो मात्रक होगा वो ओम ही होगा, चाहे रिएक्टेंस बोले चाहे तो इम्पिडेंस बोले चाहे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बोले, ठीक है ना, या फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोले, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 का। देखिए 36 का आपका कह रहा है कि विच इज नॉट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक जो पावर होता है उसका यूनिट कौन नहीं है इसमें से, ऑप्शन में से क्या वाट इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट नहीं है। यस ये है एम्पियर वोल्ट, ये नहीं है कि एम्पियर स्क्वायर पर वोल्ट, ये नहीं है कि एम्पियर स्क्वायर पर ओम नहीं है। तो देखिए आपका जो राइट आंसर होगा 36 का वो आपका राइट आंसर होगा सी, एम्पियर स्क्वायर पर वोल्ट नहीं होगा, बाकी सब होगा। अब कैसे होगा सर, तो देखिए पी बराबर आपका नाम पढ़ा होगे तो वाट तो होगा ही होगा, ये तो पक्का होगा। तो पी बराबर आपको वी आई पता होना चाहिए, तो ये एम्पियर और वोल्ट तो ये होगा ही होगा यार, होगा कि नहीं। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पी बराबर जो होता है वो आई स्क्वायर बटा आर भी होता है, आई स्क्वायर आर भी होगा, ये वाला भी होता है, आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नहीं है ये इलेक्ट्रिक पावर का हमारा यूनिट नहीं है एम्पियर स्क्वायर पर वोल्ट। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहता है द यूनिट ऑफ द इम्पिडेंस। इम्पिडेंस का भी यूनिट क्या होगा, अभी जस्ट बता के गए तो ओम ही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। क्लियर। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 में द ईएमएफ ऑफ सेल इज मेजर्ड बाई, ठीक है ना, ईएमएफ किसके द्वारा मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जो सेल का जो ईएमएफ है वो आपका, ठीक है ना, वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा, वोल्ट मीटर। बहुत ही आपको पोटेंशियोमीटर भी देगा लेकिन आपका वोल्ट मीटर इधर राइट होगा। क्लियर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे आपका आता है कि क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है द फेस डिफरेंस बिटवीन करेंट एंड ईएमएफ, ठीक है ना, इन द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के कंडीशन में ईएमएफ जिसे हम लोग पोटेंशियल कहते हैं और करंट, ठीक है, दोनों के बीच में फेस डिफरेंस कितना होगा। तो आपका राइट आंसर होगा डी, जीरो होगा। कैसे सर, तो रेजोनेंस के कंडीशन में जो वोल्टेज जो होते हैं और करंट होते हैं वो सेम फेस में जाया करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट में आप थोड़ा सा पढ़िएगा इसको जरूर कि जो आपका जो यहाँ वोल्टेज जो निकलता है उसी फेस में आपका क्या निकलता है, आपका करंट निकलता है। तो दोनों का फेस डिफरेंस जीरो होता है, ठीक है ना। आपका करंट पढ़िएगा आई बराबर लिखिएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये लिखिएगा। और वोल्टेज का भी फॉर्मूला जब लिखिएगा ना ई बराबर तो लिखिएगा ई नॉट
साइन ओमेगा ही टी लिखिएगा, दोनों का फेस डिफरेंस सेम होता है, ओमेगा टी को फेस बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 में। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर फार्मूला क्या होता है? तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। वी डी बराबर क्या होता है? वी डी बराबर आपका होता है ई बड़का ई इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको बोलते हैं टाउ अपॉन मास। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है कि द इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड द कंडक्टर ड्यू टू मूविंग इलेक्ट्रॉन्स विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी डी। बी डी आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होगा यदि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी डी है? तो आपको एक तरीका मैं बताता हूँ, उससे आप याद रख सकते हैं बीना से। किसे? बीना से। इससे आप याद रख सकते हैं बीना। देखो ये आपका बीना का फॉर्मूला काम करेगा। ड्रिफ्ट मतलब ये बीना बेना जिसको बोलते हैं बेना, इससे आपको याद रखना जरूरी है। करंट बराबर होता है वेना, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। 41 का ए राइट हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 का क्या कहता है। कहता है कि द मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसके लिए आपको फॉर्मूला ये आपको याद होना चाहिए, जस्ट ई टाउ अपॉन मास होता है। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा मोबिलिटी का फॉर्मूला। ठीक है ना, 42 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए क्या कहता है। कहता है कि मिनिमम रेसिस्टेंस ऑफ विच मटेरियल, मिनिमम रेसिस्टिविटी किसकी होती है? मिनिमम रेसिस्टिविटी, सबसे कम रेसिस्टिविटी की बात करेंगे हम लोग, किसकी होती है? तो आपको बता देते हैं कंडक्टर की रेसिस्टिविटी सबसे कम होती है। रेसिस्टिविटी सबसे ज़्यादा सबसे कम कंडक्टर की, क्योंकि यहाँ इसका रेसिस्टेंस भी कम होगा तो रेसिस्टिविटी भी कम होगा। तो रेसिस्टिविटी आपका कंडक्टर के सबसे कम होता है। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं 44 में क्या कहता है। कहता है कि द रिलेशन एमंग कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डेंसिटी। ठीक है ना, तो इन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और ओमेगा और करंट डेंसिटी जे एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तीनों में सही संबंध क्या है? तो यहाँ पर जो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा बराबर जे अपॉन ई। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 45 में क्या कहता है। मीटर ब्रिज, क्या मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन, मीटर ब्रिज किस पर काम करता है? मीटर ब्रिज किस पर काम करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज पर काम करता है मीटर ब्रिज। ठीक है ना, तो इस तरह से मैंने VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मैंने 45 को कराया। अब देखिए कि इस चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है हमारे बोर्ड में, बिहार बोर्ड में 2 मार्क्स में और हमारा 5 मार्क्स में। तो देखिए मैंने आपके सामने मैं लाया हूँ, आप इसे बना लीजिएगा सही। अगर आपसे नहीं बनता है तो कमेंट्स करिएगा, मैं इसका, ठीक है ना, PDF इस वीडियो के लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला में डिफाइन द मोबिलिटी विथ यूनिट, दूसरा में है कि फ्री डिफाइन द वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विथ यूनिट, जिसे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आपको डिफाइन करना है इसमें। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा में व्हाट इज ओम्स लॉ, राइट लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ये बहुत बार पूछा है। देखिए ये आपका पिछले बार से शायद पूछा था, इस बात को याद रखना। चौथा डिफाइन द रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी को डिफाइन करना है। 5 में डिफाइन द कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी विद द यूनिट एंड डायमेंशनल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बॉस, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है। 6 का सब बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन्स बाय कार्बन कोड रेसिस्टेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लीजिएगा। 8 में कहता है व्हाट इज द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल एंड इट्स डिपेंड्स ऑन द विच फैक्टर। ठीक है ना, कहता है व्हाट इज द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल एंड इट्स डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर्स, राइट इट। मतलब आपको लिखना है कि इंटरनल रेसिस्टेंस जो होता है सेल का वो किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, आपको लिखना है। ठीक है, आगे 9 में कहता है कि व्हाट इज द व्हीट स्टोन ब्रिज ऑन, इसका प्रिंसिपल भी लिखना है आपको। ठीक है, और 10 में आपका कहता है पोटेंशियोमीटर और राइट इट यूजेस, इसका यूजेस भी लिखना है। देखिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, एक बार इसको ध्यान से देख लो, याद कर लो, आपको बहुत मौका भी मिल रहा है, उसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन 5 मार्क्स में देखिए क्या क्या पूछे जा सकता है। देखिए पूछा जा सकता है व्हाट इज मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज क्या है, क्लियर, और व्हाट इट्स प्रिंसिपल एंड वर्किंग विथ फिगर, फिगर के साथ आपको एक्सप्लेन करना 5 नंबर में आ सकता है। और आपका 2 में बहुत इंपॉर्टेंट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस और EMF में क्या संबंध है। ठीक है, आगे ये तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम VVI करके अब ये सब हम रट लो जाके दम। हाउ मेनी
किरचॉफ लॉ, यहाँ पर किरचॉफ है, गलती से लिखा गया किरचॉफ लॉ कितने होते हैं, प्रत्येक को एक्सप्लेन करने का आएगा, दो होते हैं, दोनों को एक्सप्लेन करना है, केसीएल केवीएल को बढ़िया से, ठीक है। तो इस तरह से मैंने दीर्घ और इस तरह से मैंने 5 नंबर का और 2 नंबर का और ऑब्जेक्टिव मैंने वीवीआई क्वेश्चन कराया करंट इलेक्ट्रिसिटी से। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए ओके, गुड बाय।